हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अचरज करने वाली बात है कि अपना जो चैंप है सोडियम पोटेशियम पंप, ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं बॉडी में जब उसको इनहिबिट किया जाए तो उसका बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल इन द हार्ट फेल्योर हम डिजिटालिस देते हैं, वो सोडियम पोटेशियम पंप को बाइंड करके इनहिबिट करता है और उसका हमारे लिए फायदा हो जाता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करने का फायदा मिला एक तरफ, दूसरी तरफ सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट किया तो उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आज का टॉपिक है पेनम्ब्रा इन द ब्रेन। अच्छा, ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर में आपको अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर शॉर्ट नोट है तो उसमें आप इसको 2-3 लाइन में मेंशन कर सकते हो। सेकेंड ईयर में या मेडिसिन में तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आती रहती है एंड देयरफॉर इट्स एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। हमको बेसिकली तो ये पता है कि ऑल द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बॉडी में सब जगह पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोस्टली तो सोडियम पोटेशियम पंप है। इसका मतलब ये कि सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर बहुत सारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स ये डिपेंडेंट होते हैं। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के इस वीडियो का या आज के इस टॉपिक का। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि पेनम्ब्रा है क्या, उसका लिटरल मीनिंग क्या है। पेनम्ब्रा वैसे तो पेनम्ब्रा इन द ब्रेन इट इज एक्साइटोटॉक्सिसिटी टू द ब्रेन, यानी एक्सेसिव एक्साइटेशन की वजह से जो टॉक्सिसिटी या डैमेज होती है इन द न्यूरॉन टू द न्यूरॉन्स या इन द ब्रेन, उसको पेनम्ब्रा कहा गया है। लिटरल मीनिंग क्या है? ये वर्ड्स अम्ब्रा पेनम्ब्रा, इनको लिटरल सेंस में भी मीनिंग है, खगोल शास्त्र में भी उसका कुछ मीनिंग निकलता है, या नॉर्मल लैंग्वेज में भी पेनम्ब्रा जो है मतलब एक सेंट्रल कोर डेंस शैडो, और फिर जैसे आप पेरिफेरी को जाते हो तो लाइटर शैडोज, एक डेंस कोर शैडो एट द सेंटर और फिर पेरिफेरी में लाइट 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 होते जाने वाली शैडोज, इनको कहा जाता है पेनम्ब्रा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पेनम्ब्रा इन द लिटरल मीनिंग, इन द लिटरल सेंस। अब इसका सीएनएस में क्या है, इसका मेडिसिन में क्या मीनिंग है? तो मेडिसिन में इसका मीनिंग है एक्सटेंशन ऑफ द डैमेज बियॉन्ड द ओरिजिनल इस्चेमिक जोन। समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सेरेब्रल ब्लड वेसल है और ये लगभग इतने एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो अगर ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इस्चेमिक डैमेज जो होगा, इस्चेमिक नेक्रोसिस होगा, और डैमेज वो इतने एरिया में कन्फाइंड रहेगा क्योंकि उतने एरिया में ये ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती थी। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सब्सिक्वेंटली ये डैमेज जो है वो एक्सटेंड होता है और नेबरिंग एरियाज भी डैमेज होते हैं, नेबरिंग एरियाज के न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ द डैमेज बियॉन्ड द ओरिजिनल इस्चेमिक जोन, दैट्स द बेसिस ऑफ पेनम्ब्रा। तो वो वैसी बात हो गई जैसे एक सेंट्रल कोर शैडो, डेंस शैडो, और फिर पेरिफेरी में और एक्सटेंशंस ऑफ दैट शैडो। तो यहां पे उसी तरीके से उसको लिया गया है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात, इट इज रिलेटेड टू द ग्लूटामेट। आपको पता है ग्लूटामेट इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ब्रेन का 90% से भी ज्यादा एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन जो है वो ग्लूटामेट करता है। और ये कैसे करता है? तो ग्लूटामिनर्जिक सिनेप्सेस जो है उसमें ग्लूटामेट रिलीज होने के बाद इट इंक्रीजेस द कैल्शियम इनफ्लक्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। आपको पता है कि एक्साइटेटरी सिनेप्सिस में या तो सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ाया जाता है या कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ाया जाता है। दैट इज हाउ डीपोलराइजेशन ऑकर्स। तो ग्लूटामेट जो है वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ाता है इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। अब ये उसने अपना एक्शन स्टार्ट कर देने के बाद, और मैं ये नॉर्मली कह रहा हूं, नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूटामेट ने अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसकी एक्शन टर्मिनेट कैसे होती है? बाय रीअपटेक, रीअपटेक बाय द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। और ये रीअपटेक जो है वो सोडियम ग्लूटामेट सिम्पोर्टर के द्वारा की जाती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम ग्लूटामेट को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब आपको ये तो पता ही है कि all the secondary active transports
are absolutely critically dependent on the sodium potassium pump, the primary active transport. बस यही आके हमको वो कॉन्सेप्ट का कोर जो है वो समझना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज एक एरिया ऑफ द ब्रेन है जहां पे इश्चेमिया हुआ है, ब्लड वेसल रप्चर हो गई है। अब इश्चेमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड फ्लो, लैक ऑफ ब्लड फ्लो एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई मतलब लैक ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। और आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एटीपेज, उसको कंटिन्यूसली काम करते रहने के लिए कंटिन्यूसली एटीपी प्रोडक्शन भी चाहिए, इट्स एन एटीपेज। तो इश्चेमिया हो गया, लैक ऑफ एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया में जहां पे इश्चेमिया हुआ है, और लैक ऑफ एटीपी प्रोडक्शन की वजह से उस एरिया में सोडियम पोटेशियम पंप का काम बंद हो जाता है। और सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो गया तो सारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स भी फेल, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में यहां पे आ रहा है हमारा सोडियम ग्लूटामेट को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट, तो ये सिम्पोर्टर भी फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूटामेट रिलीज तो हुआ, वो वहां से अब उसकी एक्शन टर्मिनेट कैसे होगी, बाय रीअपटेक, लेकिन रीअपटेक करने के लिए जो सिम्पोर्टर है वो काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ग्लूटामेट विल स्टे इन दोज न्यूरॉन्स, इन दोज साइनेप्सेस, इट विल डिफ्यूज इनटू द नेबरिंग एरियाज, और वहां पर भी वो एक्ट करेगा। और एक्ट करेगा मतलब क्या, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में एक्सेसिव कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाएगा, एक्सेसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है अगर साइटोसोल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहा तो डैमेजिंग होता है टू द सेल ऑर्गेनेल्स, और वही होता है यहां पे। एक्सेसिव कैल्शियम आने की वजह से न्यूरॉन्स के अंदर वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, नियर बाय एरियाज के न्यूरॉन्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रहा ओरिजिनल इश्चेमिक एरिया, लेकिन डैमेज गॉट एक्सटेंडेड इन द नियर बाय रीजन्स। Why? Because of the failure of sodium potassium pump, and therefore failure of the secondary active transports based on the sodium potassium pump. In this case it's the sodium glutamate co-transport, secondary active transport. तो ये बहुत ही एक astonishing सी बात है कि सोडियम पोटेशियम पंप कहीं ना कहीं हम डेलिबरेटली उसको इनहिबिट करते हैं, और वो अच्छा उसका एक बेनिफिट मिल जाता है हमको। किसी और जगह पे वो इनहिबिट होने पर डैमेज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके की एस्टोनिशिंग फिजियोलॉजी अगर आपको लर्न करनी है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को।